नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बद्री विशाल चारण, राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीए तृतीय वर्ष के पेपर द्वितीय अर्थात वेस्टर्न वर्ल्ड 1848 टू 1950 एडी तक के यूनिट प्रथम के द्वितीय टॉपिक का अर्थात जर्मनी के एकीकरण का अध्ययन करेंगे। पिछली बार हमने इटली के एकीकरण से संबंधित कुछ वीडियो डाले थे जो आपने अवश्य ही अपने YouTube चैनल पर सुने होंगे। तो आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे। प्रारंभ में इटली की भांति जर्मनी भी अनेक रियासतों में बटा हुआ था। फ्रांस की क्रांति और उसके परिणामों ने जर्मन वासियों में राष्ट्रीय तथा उदारवाद की तीव्र भावना पैदा कर दी। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 में पवित्र रोम साम्राज्य को समाप्त करके जर्मन रियासतों को एक करते हुए 16 राज्यों का एक राइन संघ का निर्माण किया। इस राइन परिसंघ के परिणाम स्वरूप बहुसंख्यक जर्मन जनता में प्रथम बार एकता की अनुभूति उत्पन्न हुई। नेपोलियन की विजय का दूसरा पक्ष भी था। उसके विजय अभियानों से उत्पन्न प्रतिक्रिया जर्मनी की जनता में स्वाभिमान की रक्षा नेपोलियन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हो गया। इसका प्रारंभ प्रशा से हुआ। उसकी सेना का पुनर्गठन हुआ। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत प्रशा की राष्ट्रीय सेना का निर्माण हुआ। विश्वविद्यालय के छात्रों ने देशभक्ति व देश सुरक्षा के लिए संगठन स्थापित किए गए। वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस ने जर्मन राष्ट्रवाद की पूर्ण उपेक्षा की थी। कांग्रेस के निर्णयों के अनुसार एक जर्मन परिसंघ की स्थापना की गई जिसमें 39 रियासतें सम्मिलित थी। ऑस्ट्रिया को इस परिसंघ का अध्यक्ष बनाया गया और इस पर उसी का प्रभाव था। इस परिसंघ के निर्माण का उद्देश्य यह था कि जर्मनी में राष्ट्रीय भावना का उदय न हो, वह दुर्बल और विभाजित ही बना रहे। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार 1806 में पवित्र रोम साम्राज्य का नेपोलियन ने पतन किया। छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ जर्मनी को नेपोलियन ने एक किया। उसने नेपोलियन संहिता तथा समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व के फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों का पहली बार जर्मन के सामंतवादी समाज से परिचय करवाया। साथ ही रोमन साम्राज्य जो कि एक ऐसा वट वृक्ष था जिसके नीचे कोई और राज्य रूपी वृक्ष छोटा पौधा नहीं पनप सकता था, उसका भी पतन हुआ। इन कारणों ने जर्मनी के एकीकरण की एक दीर्घकालीन पृष्ठभूमि का निर्माण किया। इसी के साथ वियना कांग्रेस में जर्मनी को छोटे छोटे राज्यों में प्रतिक्रियावादी तत्वों द्वारा बांट दिया गया, जिसके चलते जर्मन राष्ट्रवादियों के मन में एक अलग प्रकार का विराग पैदा हुआ। जर्मन राष्ट्रवाद 1815 से 1860। वियना कांग्रेस ने जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया के प्रभाव के कारण जो प्रतिक्रियावादी व्यवहार किया है उसे जर्मन जनता में व्यापक असंतोष पनपा। असंतोष के प्रमुख केंद्र बुद्धिजीवी और विश्वविद्यालयों के छात्र संघ थे। ऐसा ही एक उदारवादी समारोह 1817 में वॉटनबर्ग में जेना विश्वविद्यालय के छात्रों ने आयोजित किया। इसमें देशभक्तिपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा ऑस्ट्रिया के प्रतिक्रियावादी शासन एवं नीतियों की कटु आलोचना की गई। 1819 में एक जर्मन राष्ट्रवादी ने एक रूसी पत्रकार जिसे रुचि गुप्तचर समझा गया था, कॉटेजिन की हत्या कर दी। अब इसी वर्ष ऑस्ट्रियन प्रतिक्रियावादी चांसलर मेटरनिक ने जर्मन राष्ट्रवादियों के विरुद्ध दमनकारी कदम उठाने के लिए जर्मन राज्य परिषद का सम्मेलन बुलाया। कार्लसबाद में बुलाए गए सम्मेलन में मेटरनिक ने कुछ दमनकारी नियमों को पारित करवाया, जिन्हें कार्लसबाद विज्ञप्ति कहा जाता है। इनके द्वारा समस्त जर्मनी में सभाओं व रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और गुप्तचरों का जाल और सघन कर दिया गया। इस प्रकार कार्लसबाद की विज्ञप्तियों द्वारा मेटरनिक जर्मन पुलिस प्रणाली का प्रमुख बन गया था। 1830 एवं 1848 की क्रांतियाँ एवं जर्मनी। 1830 की क्रांति ने जर्मन राज्यों के देशभक्तों को भी उद्वेलित कर दिया। जगह जगह विद्रोह होने लगे। ब्रुन्सविक के शासन को पद त्याग करना पड़ा और वहाँ जन संविधान लागू हुआ।
हेस कैसल, हैनोवर तथा सैक्सनी के शासकों को भी जन दबाव से बाध्य होकर नए संविधान लागू करने पड़े, किंतु शीघ्र ही मेटरनिक ने इन विद्रोह को दबा दिया। इस समय राष्ट्रवादी संगठित ही नहीं थे और प्रशा की जनता ने भी विद्रोह में भाग नहीं लिया। अगले 18 वर्षों तक जर्मनी में राजनीतिक आंदोलन एवं राष्ट्रवाद की आवाज़ को मेटरनिक ने बड़ी कठोरता से दबाए रखा, किंतु दो क्षेत्रों में अभी भी उन्नति हो रही थी जिसने राजनीतिक एकीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त किया। प्रशा की औद्योगिक क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति तथा दूसरा था जर्मनी में वैचारिक अथवा बौद्धिक क्रांति। फ्रांस की 1800 क्रांति का समाचार जर्मनी पहुंचा तो इन राज्यों में राष्ट्रीयता का विस्फोट सा हो गया। प्रतिक्रियावादी मेटरनिक वियतनाम से भाग छूटा। इससे राष्ट्रवादियों का मनोबल अत्यधिक बढ़ गया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मान्यता दी गई। प्रशा में जन विद्रोह अधिक उग्र था। वहाँ के शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने उदार शासन की स्थापना एवं एकीकरण के लिए जर्मनी के नेतृत्व के लिए जनता को वचन दिया, किंतु शीघ्र ही फ्रेडरिक विलियम ने पुरानी निरंकुश नीति अपना ली। फ्रैंकफर्ट संसद 1848 में संपूर्ण जर्मनी का एक संघ बनाने के उद्देश्य से जर्मन राष्ट्रवादियों ने फ्रैंकफर्ट में एक राष्ट्रीय संसद का अधिवेशन किया। इस संसद में सभी जर्मन राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये निर्वाचित प्रतिनिधि जर्मनी के नवीन संविधान की रचना के लिए एकत्रित हुए थे। वास्तव में वे चाहते थे कि 1815 के परिसंघ के स्थान पर जर्मनी की राष्ट्रीय एकता को प्रतिबिंबित करने वाला संघीय संविधान बनाया जाए। हेजन के अनुसार जनता को आशा थी कि संसद एक महान स्वतंत्र जर्मन राष्ट्र को जन्म देगी और राष्ट्र की एकता का आधार लोकतंत्र होगा। इस संसद के प्रतिनिधियों ने वाद विवाद में बहुत समय नष्ट कर दिया। तब तक राष्ट्रवाद का जनउन्माद शांत हो चुका था। जब संसद ने संविधान बनाकर उसके अनुरूप मार्च 1849 में प्रशा के शासक को जर्मनी का सम्राट बनाने का निर्णय लेते हुए उसे जर्मनी का राजमुकुट प्रस्तुत किया, तो प्रशा के शासक फ्रेडरिक विलियम ने इसे अस्वीकार कर दिया। इससे जर्मन राष्ट्रवादियों की आशाओं को बड़ा आघात लगा। इस प्रकार 1848 की फ्रैंकफर्ट संसद भी प्रतिक्रियावादी साबित हुई। फ्रेडरिक विलियम, जिससे आरंभ में जनता के प्रगतिशील आंदोलनकारियों ने या राष्ट्रवादियों ने बहुत उम्मीद लगा रखी थी, वो भी एक निहायती दूरदृष्टि विहीन शासक साबित हुआ, क्योंकि जहाँ तक वह मान रहा था वो यह था कि जो शासन का या संविधान का प्रस्ताव आया है उसे वह संभवतः जनता की तरफ से आया, और ये पूरी 18वीं शताब्दी का एक मूल चरित्र था कि जिसमें एक सामंतवाद या अभिजात्यता का पुट था, और वो तब तक चीज़ों को स्वीकार नहीं कर सकता था जब तक कि यह प्रस्ताव उसे शासकों की तरफ से न आए। एरफर्ट संघ की योजना 1850। फ्रैंकफर्ट संसद की विफलता के बाद प्रशा के राजा फ्रेडरिक विलियम ने जर्मनी एकीकरण के लिए पुनः प्रयास किया। उसकी योजना थी कि हैनोवर, सैक्सनी, बावेरिया, वुटेनबर्ग को मिलाकर इन 4 बड़े जर्मन राज्यों का संघ बनाया जाए, जिसमें कुछ छोटी रियासतें भी मिलनी थी। इस प्रस्तावित संघ का नेतृत्व प्रशा के हाथों में रहना था। मार्च 1850 में इन राज्यों की संसद बुलाई गई, किंतु शीघ्र ही योजना भी निष्फल हो गई, क्योंकि इस पर राष्ट्रीय की तीव्र विरोध था। इसने जर्मन राष्ट्रवाद को पुनः धक्का लगा। बिस्मार्क द्वारा अपनी योजना क्रियान्वित करने से पूर्व जर्मनी की एकीकरण गति बहुत धीमी रही। प्रोफेसर लिप्सन के अनुसार जर्मनी की एकीकरण मंद गति 1815 से 62 तक के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। और पहला कारण था, ये सब ध्यान रखना विद्यार्थी, ये प्रोफेसर लिप्सन के अनुसार है और संभवतः एक जब विचारक ये बता रहा है तो लगभग यही कारण रहे होंगे। पहला कारण था जर्मन शिथिलता। नेपोलियन के विरुद्ध निरंतर युद्धों से जर्मन सैनिकों एवं नागरिक शारीरिक एवं मानसिक रूप से थक गए थे। फलस्वरूप राष्ट्रवाद की भावना ने शिथिलता से जोर पकड़ा। प्रतिक्रियावादी राष्ट्रीय आपको बताइए
मेटरनिक का शासन था। ऑस्ट्रिया और जर्मनी पास पास थे। अगर प्रगतिशीलता की जो लहर फ्रांस की क्रांति के बाद चली थी, जैसे उसने पूरे यूरोप को हिला दिया था, उसी प्रकार इस बार भी ऑस्ट्रिया के प्रतिक्रियावादी शासकों को ये डर था कि एक बार अगर जर्मनी का एकीकरण हुआ तो भविष्य तक ये चिंगारी अवश्य न अवश्य ऑस्ट्रिया तक भी पहुँचेंगे। अतः उन्होंने हर उस कोशिश का विरोध किया जिससे कि जर्मनी का एकीकरण हो सकता था। राजनीतिक दलों में एकता का भाव, अलग अलग विचारक थे, अलग अलग दल थे। किसी एक मत के पर न कोई संविधानवादी था, कोई जनतंत्रवादी था, तो कोई राजतंत्रवादी था। अतः अलग अलग दल अलग अलग तरीके से जर्मनी का एकीकरण चाह रहे थे। इस तरह कोई भी एक मतैक्य नहीं बन पा रहा था। चौथा, ऑस्ट्रिया तथा प्रसा के मध्य वैमनस्य ने भी जर्मनी के एकीकरण को बाधित किया। दोनों नेतृत्व के प्रश्न पर अड़े हुए थे। ऑस्ट्रिया जर्मनी का नेतृत्व इसलिए करना चाहता था ताकि वह जर्मन राष्ट्रवाद को दबा सके, क्योंकि उसे ये भय था कि यदि जर्मन राष्ट्रवाद सफल हो गया तो बहुराष्ट्रीयता वाले ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य को बिखरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अन्य कारण, इनके अलावा जर्मनी राजनीतिक व्यवस्था के मामले में पिछड़ा हुआ था। राज्यों में स्थानीय समस्याओं का बाहुल्य था। जर्मन शासक एवं सामंत वर्ग भयभीत थे कि एकीकृत जर्मनी में उनको सत्ता एवं वर्तमान व्यापक अधिकारों से हाथ धोना पड़ेगा, इसलिए वे भी एकीकरण में रुचि नहीं रखते थे। इस प्रकार इन सब कारणों से जर्मन राष्ट्रवाद की प्रगति बहुत धीमी रही, कहीं तो मंथर गति से ही सही। राष्ट्रीय एकीकरण के अंकुर अवश्य फूट पड़े थे। ऐसी ही प्रवृत्तियाँ विकसित हो रही थी तथा जिन्होंने जर्मन राष्ट्रवाद को नवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मजबूत आधार प्रदान किए। अगले वीडियो में हम जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्व, जर्मनी के एकीकरण के लिए लड़े गए युद्ध व विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।